हाँ जी, आज क्या पढ़ेंगे? टाइमिंग अलाइनमेंट या टाइमिंग एडवांस इन 5G NR कैसे होता है। क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, क्या होनी चाहिए सबसे पहली चीज किसी भी चीज को पढ़ते टाइम? उसका मोटिवेशन क्या है, ठीक है? उसका मोटिवेशन क्या है? नीड क्या है उसकी, है ना? और उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं, ठीक है? पहले उसका मोटिवेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, किसकी जरूरत थी, क्यों पड़ी, ठीक है? फिर टॉप लेवल पे उसको किस तरह से हमने सुलझाया, और फिर हम जाएंगे पैरामीटर के लेवल पे कि पैरामीटर के लेवल पे कहाँ तक, मतलब फिर ये चीज़ किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंटेशन की, इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है बेसिकली, और कहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? एक चीज मैं शुरू में बता सकता हूँ टाइम अलाइनमेंट के मामले में, इट इज कंट्रोल्ड बाय मैक कंट्रोल करता है इसको, बट इट इज इम्प्लीमेंटेड इन, बता सकता कोई कहाँ पे? यस, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन लेयर 1, ठीक है? टाइमिंग से रिलेटेड इशू है, नाम से पता लग रहा है टाइम, तो मोस्टली इस तरह की कैलकुलेशंस कहाँ पे होती हैं? लेयर 1 में होती हैं, तो ये उसका हो जाता है प्रोसीजर। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मोटिवेशन, क्या नीड है, उस पर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो मोटिवेशन जो है उसको आप इस तरह से समझो, हमारे पास एक बेस स्टेशन होता है, ठीक है? कोई भी हम वायरलेस में काम कर रहे हैं, तो जब हम रेडियो एक्सेस नेटवर्क पे रैन पे हैं जब, तो एक बेस स्टेशन होगा हमारे पास, ठीक है? बेस स्टेशन में क्या होगी, एक सेल होगी, ठीक है? और क्योंकि हमारा जो इश्यू जो वो है वो मोबाइल है, ठीक है? हमारा सिस्टम जो है दैट वर्क्स ऑन द, मतलब मोबिलिटी पे वो काम करता है, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी। तो यूईज ट्रैवल भी कर रहे होंगे इधर उधर, और दूसरा एक फिक्स्ड वो भी नहीं होगी उनकी, ठीक है? जियो लोकेशन नहीं होगी। मान लिया एक यूई यहाँ पे है, ठीक है? और दूसरा यूई यहाँ पे है, ठीक है? एक चीज और, टाइम अलाइनमेंट मल्टीपल इश्यूज को टैकल करता है, ठीक है? बहुत सारे इश्यूज को वो सॉल्व करता है, ये उसका एक यूज केस है। अब मुझे एक बात बताओ, डाउनलिंक पे ये जो है सेल जो है वो अगर 10 यूईज का डेटा निकालेगा तो कैसे निकालेगा? एक एक करके निकालेगा, ये लो तुम ये लो, तुम ये लो, ऐसे निकालेगा? एक साथ प्रिपेयर करेगा, एक साथ सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, ठीक है? मेक सेंस, ठीक है? सही बात है ना? तो अगर यहाँ पे ये मान लिया टाइमिंग लगी, ये टाइम स्लॉट कभी खत्म भी होगा, यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो जैसी ही टाइमिंग लगेगी वो अपना ट्रांसमिशन कर देगा सभी यूईज का, सब अपने अपने हिसाब से ले लो। इसके पास जल्दी पहुंचेगा, इसके पास देर से पहुंचेगा, ठीक है? लेकिन इन्होंने सिंक किया होगा डाउन लिंक में इस चीज के लिए कि भाई मेरे पास कब पहुंच रहा है ना? सिंक किया होगा, तो इसको पता है कि मेरे पास कब आ रहा है, इसको पता है कि मेरे पास कब आ रहा है। इसने इस टाइम पे निकाला, इस यूई के पास इस टाइम पे पहुंचा तो उसने अपनी विंडो ऐसे एडजस्ट कर रखी है, इस पे इस टाइम पे पहुंचा तो उसने अपनी विंडो ऐसे एडजस्ट कर रखी है, ठीक है? सिंपल है, इसने ये अपना एक टाइम पे निकाल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है? और इसको अपना सब यूईज अपने आप टाइमिंग उनकी एडजस्ट कर ले रहे हैं। यहां तक क्लियर है? प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम आएगी अपलिंक में। और प्रॉब्लम अपलिंक में क्यों आएगी? सोचो थोड़ा सा अगर, तो प्रॉब्लम अपलिंक में यूं आएगी कि यहां पे भी तो उसको डेटा सबका एक साथ ही चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इसका अब आया है उसका अब आया। टीचर क्लास कब लेगा? जब सारे स्टूडेंट एक साथ आएंगे ना क्लास में, तभी तो लेगा। ऐसे थोड़ी ना कि एक तुम आ रहे हो तो मैं अब लेक्चर शुरू करूं, तुम्हारे लिए फिर एक अलग लेक्चर शुरू करूं 5 मिनट और 10 मिनट, नहीं, सब एक साथ आने चाहिए। स्टूडेंट आ रहे हैं 10 अलग अलग जगह से, किसी को आने में आधा घंटा लगता है, किसी को आने में 1 घंटा लगता है, किसी को 5 मिनट लगते हैं। जिसको 5 मिनट लगते हैं वो 5 मिनट पहले शुरू करेगा अपना स्टार्ट, 5 मिनट पहले लेगा। जिसको आधा घंटा लगता है वो आधा घंटा पहले लेगा, और जिसको 2 घंटे लगते हैं वो 2 घंटे पहले स्टार्ट लेगा। पॉइंट क्या है कि यहां पे एक ही टाइम पे पहुंचना है, ठीक है? प्रोफेसर इज द मास्टर, उसके हिसाब से चलना है। जीएनबी इज द मास्टर,
जीएमई ने बोला ये टाइमिंग है तो इस यूई का भी इसी टाइमिंग पे पहुंचना चाहिए, इस यूई का भी इसी टाइमिंग पे पहुंचना चाहिए। इसको ज्यादा पाथ कवर करना है तो ये थोड़ा पहले स्टार्ट लेगा, इसको थोड़ा कम पाथ कवर करना है थोड़ा बाद में स्टार्ट लेगा। आई बात समझ में? ये चीज समझ आ रही है? तो बस यही टाइमिंग अलाइनमेंट है। अब लिंक में जो बोलते हैं ना टाइमिंग अलाइनमेंट, यही टाइमिंग अलाइनमेंट है। और इसी को टैकल करने के लिए टाइमिंग एडवांस नाम का आईई कह सकते हो काम आता है। यहां तक क्लियर है? प्रोसीजर का नाम क्लियर है? प्रोसीजर की नीड क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, ये थोड़ा पहले, ये थोड़ा एडवांस में देर से भेजेगा, मतलब ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचेगा ताकि इस टाइमिंग पे मिले। अगर इसने भी उसी टाइमिंग पे भेजा तो क्या होगा सोचो, ये 1 था ये 2 था, 1 ने जिस टाइम पे भेजा 1 का ऐसे टाइम के बीच में फिट हो गया पैकेट। अगर इसने भी इसी टाइम पे भेजा तो देर हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। इसका पता है कैसे पहुंचेगा? इसका ऐसे पहुंचेगा। डिकोड हो पाएगा? डिले होके पहुंचेगा। डिकोड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो उसको लिए इसको इतना टाइम पहले भेजना चाहिए। तो ये क्या हो गया? इसका टाइमिंग एडवांस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको कैलकुलेट करने का एक जनरल आइडिया मैं बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा इसको कैलकुलेट करने का? जनरल आइडिया। हाँ, जैसे तो अभी डाउट पूछने की बाद में नहीं, हो सकता है कि डाउट बाद तक सारे वैसे ही क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया था कि मैक इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है इस पूरे प्रोसीजर को। और इंप्लीमेंट कौन करता है? लेयर 1 करता है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ फिजिकल लेयर पे होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फिजिकल लेयर पे कॉन्सेप्ट आता है गार्ड पीरियड का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? गार्ड पीरियड का। कि अगर ये मेरा बर्स्ट है ना, बर्स्ट या पैकेट कह लो, तो ये इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डेटा कंप्लीटली। ठीक है, ट्रांसमीटर ने इसको ट्रांसमिट किया जब, तो यहाँ पे ये जो था ना इतना पार्ट, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये था इसका गार्ड पीरियड। क्या था? गार्ड पीरियड। ठीक है, तो इसके अंदर इतनी अभी मतलब इतना वो है इसके अंदर। ठीक है, एरर का इतना मतलब रोबस्टनेस है, इतना एरर ये झेल सकता है बेसिकली, इतनी क्षमता इसके अंदर है। तो अगर ये टाइमिंग लगी, मान लिया ये स्लॉट था और किसी यूवी का अलाइनमेंट सही नहीं था और पैकेट पहुंचा ऐसा, ठीक है, और ये था इसका गार्ड पीरियड, तो पैकेट खराब हुआ है, बच गया? खराब हो गया। ये पैकेट बच गया। ठीक है, क्योंकि जो टाइमिंग थी वो गार्ड पीरियड पे टकराई, डेटा सही मिल गया। ठीक है, लेकिन मिल तो गया, लेकिन रिसीवर को पता है कि ये ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, एकदम सही सेट नहीं बैठा ये। इट्स जस्ट लाइक टाइमिंग, चौका तो मिल गया लेकिन ना एज था, मजा नहीं आया। तो उसको पता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो हुई है, तो इसको कैलकुलेट कर लेगा। ये क्या है? ये वो बोलेगा कि ये टाइमिंग ऑफसेट आया तुम्हारा गड़बड़। इसको रिसीवर फिर ट्रांसमीटर को इंडिकेट कर देगा कि तुम्हारा इतनी की गड़बड़ी हो रही है। तो अगली बार क्या होगा? अगली बार जब ट्रांसमीटर भेजेगा ना, तो वो इतने टाइमिंग से अपने ट्रांसमिशन को एडवांस करेगा। ठीक है, कि यार इतने की गड़बड़ हो रही थी, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब उसको अप्लाई कर लेगा तो फिर पैकेट ऐसे आना चाहिए मेरा। समझ में आया? ये होता है कॉन्सेप्ट गार्ड पीरियड का। और गार्ड पीरियड के बेस पे रिसीवर कैलकुलेट करता है कि कितना ऑफसेट अभी हिला हुआ है, उसके बेस पे रिसीवर ट्रांसमीटर को इंडिकेट करेगा कि इतना ऑफसेट तुम्हारा हिला हुआ है, और उसके बेस पे ट्रांसमीटर को ये पता चल जाएगा कि मेरे को अपनी टाइमिंग कितनी इधर या उधर हिलानी है। अच्छा, तो एक तो यूज केस यही था कि एक यूई पास है, एक यूई दूर है सेल से। एक यूज केस ये भी हो सकता है कि एक यूई मूव कर रहा है, पहले यहाँ पे था तो किसी पर्टिकुलर टाइमिंग एडवांस से भेज रहा होगा। अगर दूर जाएगा तो उसकी टाइमिंग हिल नहीं जाएगी, फिर वो जो टाइमिंग एडवांस यहाँ था वो काम तो आएगा नहीं, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हिल जाएगा ना। तो मोबिलिटी में भी टाइमिंग एडवांस हेल्प करता है। यू कैन नॉट डिजाइन मोबाइल सिस्टम्स विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमिंग एडवांस, पॉसिबल नहीं है। कॉल ड्रॉप हो जाएगी या तो डेटा बेकार हो जाएगा, दोबारा से सिलेक्शन करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा है कि टाइमिंग एडवांस बहुत सारे इश्यूज को टैकल करता है। ये एक दो यूज केसेस में बता रहा हूँ, सोचोगे तो बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हमने मोटिवेशन स्टडी किया, क्या है? हमने ये स्टडी किया कि इन जनरल व्हाट इज अ जनरल आइडिया, हाउ इट इज सपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, जीएसएम ले लो, एलटी ले लो, कोई भी ले लो,
कोई भी सिस्टम ले लो आप जिसमें मोबिलिटी है, हर किसी में जनरल आइडिया जो है इम्प्लीमेंटेशन का वो यही है कि यूजर इक्विपमेंट जो है वो पैकेट भेजेगा, वो ट्रांसमिशन जब करता है अपलिंक में तो बेस स्टेशन उसको ये बताएगा कि टाइमिंग आपकी कितनी हिल गई है या कितनी नहीं हिली है। ठीक है, गार्ड पीरियड जो है वो हेल्प करता है, ये दो तरह से हेल्प करता है। एक तो वो कि थोड़ी बहुत टाइमिंग हिल भी गई तो भी वो पैकेट को बचा लेता है, और दूसरा ऑफसेट की कैलकुलेशन वो बता देता है, क्योंकि इधर रिसेप्शन पे रिसीवर को पता होगा कि कितना गार्ड पीरियड होना चाहिए, तो मुझे तो इतना ही मिला है, इतना और होना चाहिए था। ठीक है, इंट्यूटिवली समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब आते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन में NR5G में कैसे होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, क्या बताया था मैंने कि इम्प्लीमेंटेड इन L1 कंट्रोल्ड बाय मैक। ठीक है, उससे पहले एक चीज, अब एक बात बताओ, ये चीज इस पे डिपेंड करती थी टाइमिंग एडवांस कि भाई मेरा पैकेट इतना गड़बड़ जा रहा है, अब मुझे अपने पैकेट से इतना एडवांस करना है। तो वो बेसिकली एक हिस्ट्री है, पहले भी पैकेट गया उसके रिलेटिवली मुझे नए पैकेट पे इतना एडवांस करना है। अगर वो हिस्ट्री मेरे पास नहीं है, ऐसा कब होगा कि आई डोंट हैव दैट एडवांटेज पहले पैकेट की, जब मेरा सबसे पहला ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, सबसे पहला ओवर द एयर ट्रांसमिशन क्या होता है? रैच होता है। ठीक है, तो रैच मैसेज में उसको कैसे पता चलेगा कि एडवांस कितना रखना है? रात देगा। हाँ, कैसे पता लगेगा? ठीक है, नहीं पता है, हम अंधे हैं। तो इसी चीज के चलते फ्रॉम द टाइम ऑफ GSM मैंने देखा है, रैच के केसेस में गार्ड पीरियड नॉर्मल में ऐसे था, दिखाया था मैंने, रैच के केस में गार्ड पीरियड ज्यादा बड़ा होता है यूजुअली। ठीक है, यूजुअली तो वो बहुत मतलब रेजिलिएंट ज्यादा है, उसके अंदर ज्यादा क्षमता है कि अगर पैकेट मेरा इसमें ऐसे भी पहुंचा ना, ऐसे भी पहुंचा, तो गार्ड पीरियड इतना बड़ा है तो मैं पैकेट को बचा लूंगा। ठीक है, तो ये चीज हेल्प करती है रैच में, एक वन एग्जांपल। सेकेंडली, उसके केस में कैसा होता है ना, उसमें हम बताते फिर भी है टाइमिंग एडवांस 5G में। ठीक है, GSM में मैंने काम किया है, उसमें नहीं बताते थे, उसमें केवल गार्ड पीरियड पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। लेकिन 5G में हम बताते हैं। कैसे बताते हैं कि जब SIP1 ब्रॉडकास्ट हुआ था, क्या ब्रॉडकास्ट हुआ था? SIP1। अब हम पैरामीटर के लेवल पे जा रहे हैं, अब हम 5G में जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, चाय वाय लाए हो तो पी के थोड़े तरोताजा हो जाओ। इसमें एक होता है N टाइमिंग ऑफसेट। क्या होता है? N टाइमिंग ऑफसेट। हाँ, ये बताता है कि भाई जब पहला वो मारोगे, रैच मारोगे, तो ये अप्लाई कर लो, इतना ऑफसेट अप्लाई कर लो। पूछो प्रश्न। ठीक है, कहां अप्लाई करोगे? ऑफसेट तो रिलेटिव होता है ना, कहां अप्लाई करोगे? रैच भेजते टाइम पे। अप्लाई कहां पे करोगे? अभी तक तो कुछ भेजा ही नहीं था ना, रिलेटिव था ना कि पुराना इतने पे भेज रहे थे तो इतना एडवांस कर लो। 5 पे। ठीक है, तो ये वाला जो टाइमिंग ऑफसेट है ये काम करता है DL की क्लॉक पे। ठीक है, अब तक डाउनलिंक तो चल ही रहा है ना, रैच भेजने से पहले हमने बहुत कुछ किया है डाउनलिंक पे, PSS के साथ और SSS के साथ हम सिंक कर गए। उसके बाद हमने PBCH पढ़ा जिसमें MIB था, उसके बाद हमने SIP1 भी पढ़ा प्रॉपर्ली PDCCH डिकोड करने के बाद। तो डाउनलिंक की तो पता है ना टाइमिंग, तो ये बता देता है कि डाउनलिंक के साथ में इतना टाइमिंग ऑफसेट लगा सकते हो। ठीक है, एक आइडिया नेटवर्क दे देता है। आई बात समझ में आता है? लेकिन ये क्या है, ये एक O लेवल पैरामीटर है। O लेवल का मतलब क्या होता है पता है? नीड O। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। ठीक है, ये प्रेजेंट हो भी सकता है और ये प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट है तब तो ये लगाओगे पहला ऑफसेट, अगर प्रेजेंट नहीं है तब क्या लगाओगे पहला ऑफसेट? सोचो क्या हो सकता है आंसर इसका। अगर नहीं है प्रेजेंट तो आप एक डिफॉल्ट टाइमिंग ऑफसेट लगाओगे, और वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा आपको 38.133 में। ठीक है, 38.133 में मिलेगा। अगर वर्जन 15.6 पढ़ रहे हो
तो इसमें मैं बता सकता हूं, इसमें ये आपको मिलेगा टेबल नंबर 7.1.2-2 में, ठीक है। वहां जाके मिल जाएगा कि FDD का FR1 का केस है तो इतना लगाना है, FR2 का केस है तो इतना लगाना है, TDD का केस है तो इतना लगाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बताया? ये 133 है या 331 है? 133, ठीक है। अच्छा, सही है। तो इसमें जो नंबर आता है ना, ये होता है आपका NTA ऑफसेट। ये आपका सीधा सीधा NTA ऑफसेट हो जाता है, सही है। ये आप अप्लाई कर लोगे, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद जो भी TA मिलेगा वो एक नंबर के तौर पे मिलता है। वो कैसे अप्लाई होता है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि NTA प्लस NTA ऑफसेट और इनटू TC। ये TC जो होता है इसकी वैल्यू होती है मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या होती है, समथिंग नैनो सेकेंड, आई थिंक 0.509 नैनो सेकेंड होती है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, ये यूनिट ऑफ टाइम होती है बेसिकली इन NR5G सिस्टम्स। तो इस फॉर्मूला के तहत आप बार बार कैलकुलेट करते हो। ये पुराना वाला जो चलता आ रहा है, ठीक है, और ये जो भी नया इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि ये इंडिकेट कैसे होगा, यहां तक सही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर सिस्टम लगातार चल रहा है, ठीक है, तो उसकी टाइमिंग बेटर हो जाएगी विद टाइम या खराब होगी? टाइमिंग एडवांस का जब उसे सहारा मिलता रहेगा बेटर होती रहेगी, है ना। टाइम अलाइनमेंट होता रहेगा। शुरुआत में थोड़ी खराब होगी, शुरुआत में एकदम अंधे में जा रहा है और ये भी नहीं पता कि ये जो मिला भी है टाइमिंग ऑफसेट ये कितने अच्छे से अप्लाई हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम समझ में आ रही है यहाँ पे? ठीक है। तो किस चीज का सेंस बनता है? तुम्हें क्या लगता है, शुरुआत में हमें बड़ा सा टाइमिंग अलाइनमेंट देना पड़ेगा या बाद में? शुरुआत में, क्योंकि बाद में टाइमिंग थोड़ी बहुत हिलेगी, क्योंकि लगातार करेक्ट हो रही है, थोड़ी बहुत हिल जाएगी, तो शुरुआत में बड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब सबसे पहला अपलिंक मैसेज जाता है जो कि रैच है, तो उसके रिस्पॉन्स में जब दूसरा मैसेज आता है रार, उसमें एक सबसे पहले टाइमिंग एडवांस की कमांड भी आती है। उसमें बहुत कम मटेरियल होता है, एक TCR NTI होती है, एक TA होता है, एक थोड़ी सी UL ग्रांट होती है जिसपे अगला मैसेज जाएगा। तो आप यही सोचो कि जो सबसे पहले इनिशियल मैसेजेस जो है रार, दूसरा ही मैसेज है एक तरीके से, एक्सचेंज के मामले में देखा जाए तो उसमें हमने टाइमिंग एडवांस को इंक्लूड किया, तो दिस मस्ट बी इंपॉर्टेंट, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और वाकई में है, इसलिए तुरंत इंडिकेट हो जाता है रैच जाते ही कि भाई देखो पहला मैसेज है, बहुत अच्छा आइडिया नहीं था टाइमिंग ऑफसेट का, कुछ भी लगाकर तुमने भेज दिया, किसी तरह हमें मिल गया, अब लेकिन ये वाला टाइमिंग एडवांस लगा लो, वरना आगे के मैसेजेस नहीं मिलेंगे हमें, ठीक है। तो इसमें जो टाइमिंग एडवांस की वैल्यू जाती है ना, वो जाती है 12 बिट्स की, ठीक है। इसके बाद जो भी हम टाइमिंग एडवांस की वैल्यू इंडिकेट करते हैं वो होती है 6 बिट्स की, जस्ट हाफ ऑफ इट, क्योंकि उसके बाद इतनी ज्यादा टाइमिंग बिगड़नी नहीं चाहिए। यहां पे एकदम अंधे में थे, तो इसलिए यहां पे 12 बिट्स की जाती है, और अब नहीं बिगड़नी चाहिए इतनी, इसलिए बात के लिए 6 बिट्स ठीक है। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? तो टाइमिंग एडवांस भेजने के दो तरीके हो गए, ठीक है। एक तो रार में जा रहा है, रार का ओरिजिनेशन कहां पे होता है? मैक में होता है, ठीक है, मैक में होता है। तो ये गया कैसे होगा कि जब रैच पहुंचा होगा ना, तो L1 ने वही ऑफसेट कैलकुलेट किया होगा इस मैसेज का कि भाई यहाँ पे थी बाउंड्री, ऐसे आया है, ये ऑफसेट कैलकुलेट करके मैक को बताया होगा ये चीज, ठीक है। उसके बेस पे मैक ने ये निर्णय लिया होगा कि मुझे टाइमिंग एडवांस कितना रखना है। वो उसने मैक के रार पीडीयू मैक का होता है, ठीक है, मैक का कंट्रोल एलिमेंट है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल की है, यूजर की नहीं है, लेकिन ओरिजिनेट मैक पे हो रही है। ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? मैक कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है। कंट्रोल की इंफॉर्मेशन जो मैक पे ओरिजिनेट होती है, तो ये मैक का कंट्रोल एलिमेंट है रार, ठीक है। तो उसमें उसने ये टाइमिंग एडवांस की वैल्यू इस ऑफसेट के बेस पे कैलकुलेट करके भर दी होगी। इसको अपना यूई के पास पहुंचेगा, यूई जब रार को डिकोड करेगा, ठीक है, उसका सेशन तुम ले ही चुके हो कैसे डिकोड करेगा। रार को जब डिकोड करेगा उसमें से टीए की वैल्यू निकालेगा और इंडिकेट करेगा L1 को कि भाई ये अप्लाई कर लो, ठीक है। यहां तक उसके बाद लेकिन हमें ये मैं बताया मोबाइल सिस्टम है, तो टाइमिंग एडवांस ऐसा तो नहीं है कि एक बार में काम कर जाएगा, उसके बाद भी जरूरत पड़ती रहेगी। तो उस केस में एक मैक का सीई होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है?
टाइमिंग एडवांस, उसका नाम ही टाइमिंग एडवांस में XCE है। उसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, ये 8 बिट्स का है, जिसकी पहली 2 बिट्स बताती हैं टैग आईडी। क्या बताती हैं? टाइमिंग एडवांस का ग्रुप जो है उसकी आईडी, ठीक है। एक यूई हो सकता है एक साथ एक से ज्यादा सेल्स से कनेक्ट हो, करियर एग्रीगेशन के केस में तो सबके साथ अलाइनमेंट रखना पड़ेगा ना। हाँ। तो हो सकता है 2 सेल्स के साथ उसका एक जैसा ही बिहेवियर रहे, दोनों एक ही जगह से आ रही हैं, एक ही जैसी दोनों की सब कुछ है, ठीक है। तो उस केस में हम 2 सेल को एक ही टैग में डाल के बोल सकते हैं कि ये लो तुम्हारा 6 बिट का टाइमिंग एडवांस, ये पूरे के पूरे इस टैग आईडी पे एप्लीकेबल है। इसमें 2 सेल हैं या 3 सेल जितने भी हैं उनके लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। सही है? ये कैसे आता है? ये मैक का सीई है, ये आता रहेगा जब भी, वही सेम, इसने अपलिंक का डेटा भेजा यूई ने, उधर के L1 ने कैलकुलेट किया, ऑफसेट चेंज हुआ है, ऊपर वाले मैक को बोला कि ऑफसेट इतना चेंज हुआ है, उस मैक के ऊपर अभी ये डिसीजन है कि भाई मुझे अपना एक कंट्रोल एलिमेंट ये वाला भेजना है या नहीं भेजना है। अगर भेजना है तो उस ऑफसेट के बेस पे वो टीए कैलकुलेट करेगा और इंडिकेट कर देगा दूसरे मैक को, वो खोल के पढ़ेगा उसको कि ये टीए है, वो L1 को बताएगा अप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? और L1 फिर 5 को, अरे अपने यूई को भेज देगा। L1 यूई को नहीं भेजता, यूई के अंदर L1 होता है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ तक क्लियर है? अब ना एक और चीज है, वो है टाइम अलाइनमेंट टाइमर। उसकी भी मैं पहले नीड बताता हूं क्या है। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि टाइम अलाइनमेंट इतना ज्यादा बिगड़ गया, ठीक है, कि अब हमें पता ही नहीं चला कि इतना ज्यादा बिगड़ गया। तो उसको कैसे रिकवर, उससे सिस्टम को कैसे रिकवर करोगे? कहने का मतलब ये है कि यूई मान लिया कुछ कर नहीं रहा था, आइडल मोड में था और टाइम अलाइनमेंट बिगड़ गया। अब वो आया है अप, या मान लिया डीआरएक्स में था, डीआरएक्स में था, टाइम अलाइनमेंट बिगड़ गया। अब वो अपने पेजिंग ओकेजन पे जब जाता है तो वो उसका पेजिंग ओकेजन ही नहीं है, लेट से इतना ज्यादा टाइमिंग अलाइनमेंट बिगड़ गया, तो यूई को पता ही नहीं चलेगा। वो सोचता रहेगा कि शायद मेरे लिए कुछ आई नहीं रही पेजिंग, है ना, क्योंकि टाइम अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है टाइमिंग अलाइनमेंट टाइमर का, ठीक है। तो जब आरआरसी की सिग्नलिंग होती है ना, यानी कि सेटअप, रिकॉन्फ़िगरेशन वगैरह, इसमें एक टैग कॉन्फ़िग होता है, टाइमिंग अलाइनमेंट ग्रुप का कॉन्फ़िग। बात समझ में आ रही है? इस टाइमिंग अलाइनमेंट ग्रुप के कॉन्फ़िग में 2 चीजें होती हैं, एक तो टैग की आईडी, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी जाएगी, और दूसरा टाइमिंग अलाइनमेंट टाइमर। तो उसमें वो ये कहता है कि इस टाइमर को चला दो, और अगर इसके एक्सपायर होने से पहले टाइम अलाइनमेंट का सीई आ गया तो उस सी को अप्लाई करो और इस टाइमर को रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर नहीं आया और ये एक्सपायर हो गया तो डिक्लेयर कर दो कि यूएल सिंक लॉस हो गया है। फिर वो एक अलग प्रोसीजर है कि उससे रिकवरी कैसे होगी, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना। कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं कि हमें पता ही नहीं चलेगा यूएल का सिंक लॉस हो भी गया है या नहीं, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये बनती है कि हो सकता है जी नोट बी को, अब तो जी नोट बी के ऊपर ये मजबूरी बन गई ना कि हर एक यूई का टीएटी एक्सपायर होने से पहले उसको उसका एक मैक्स सीई टीए का भेजना पड़ेगा ना, वरना वो यूएल सिंक लॉस डिक्लेयर कर देगा। अगर मान लिया यूई जहां था वहीं बैठा रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इसकी टाइमिंग हिली तो होगी नहीं, इसकी टाइमिंग तो परफेक्ट होगी। तो उस केस में टीए क्या आएगा? 0 खत्म। तो बेसिकली यूई के एंड पे क्या होगा, ये एल्गो लग जाएगा कि इफ टीएटी एक्सपायर देन डिक्लेयर यूएल सिंक लॉस, ठीक है। और अगर एक्सपायर नहीं हो रहा है उस केस में जैसे ही इफ रिसीव्ड, क्या रिसीव किया हमने? टीएसी, देन सेंड टीए टू L1, और दूसरा रीस्टार्ट टीएटी। और इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी टीएटी की? ठीक है, ये तो हो गया यूई की साइड पे। और जीएनबी की मजबूरी क्या हो गई कि हर टिक में ये चेक करे कि किसी का टीएटी एक्सपायर तो नहीं होने वाला है। अगर एक्सपायर होने वाला है तो उससे पहले एक टीएसी उस यूई के लिए निकाल दिया जाए।
ठीक है ना, क्लियर है Yes. क्वेश्चंस? अच्छा एक और चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, टाइमिंग अलाइनमेंट अप्लाई कब करते हैं भाई? एक तरह से हम अपनी क्लॉक को ही चेंज कर रहे हैं यूई साइड पे, कि हमारी क्लॉक को इधर से उठा के थोड़ा सा इधर रख देते हैं, ठीक है, पूरी क्लॉक ही चेंज हो रही है अपलिंक की। तो अप्लाई कब करेंगे एग्जैक्टली ये चीजें जाननी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लीमेंट अब कैसे हो रहा है, नीड क्या है, उसके बाद टॉप लेवल पे क्या इम्प्लीमेंट कैसे होता है। तो उसका आंसर ये है कि अगर TA via RAR या via MAC-CE आपको स्लॉट नंबर n में मिलता है तो उसकी क्लॉक n+6 से एप्लीकेबल हो जाएगी, स्लॉट नंबर n+6 से। ठीक है, क्लैरिटी है पूरी हर चीज की? तो बताओ फिर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो बाद में पूछ लेना, अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे।